हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो टॉपिक हम करेंगे वो है कैंसर। देखो, जो कैंसर है ना, ऐसी प्रॉब्लम है कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें बहुत से लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और बहुत के बेचारों की डेथ भी हो जाती है। तो कैंसर बड़ा डरावना सा लगता है सुनने में ही, भगवान करे किसी को ना हो। तो चलो एनसीईआरटी से कवर करेंगे इसको। कुछ चीज़ें मैंने ऐड भी की हैं। देखो, अभी भी जो कैंसर है ना उसके ऊपर रिसर्च चल ही रही है कि उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल या प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। बट होता क्या है इसमें, जो हमारी बॉडी के अंदर जीन्स होते हैं ना, कुछ जीन्स ओंकोजीन्स होते हैं। ओंकोजीन्स मतलब कैंसर कोजिंग जीन्स। ओंको मीन्स कैंसर, जीन्स मतलब जीन्स, यानी कि जो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं वो कब ओंकोजेनिक हो जाते हैं, यानी कि कैंसर कोजिंग हो जाते हैं, और क्यों हो जाते हैं उसके पीछे का मैकेनिज्म हमने पढ़ना है। ठीक है। अब देखो, अगर हम नॉर्मल बॉडी सेल्स की बात करते हैं तो नॉर्मल बॉडी सेल्स में क्या होता है कि सेल बनता है, ग्रो करता है, देन डिफ्रेंशिएट हो जाता है उसका फंक्शन। कौन सा सेल लीवर सेल बनाएगा, कौन सा सेल ब्लड सेल बनाएगा, कौन सा सेल डाइजेशन में का ऑर्गन बनाएगा। तो हर सेल का अपना अपना डिफ्रेंसिएशन है। और हमारी बॉडी के अंदर ना ये बहुत हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड प्रोसेस हो। अगर सेल ग्रोथ को कंट्रोल ही ना किया जाए तो आप सोच सकते हो कि बॉडी है उसका एक प्रॉपर शेप है, प्रॉपर साइज़ है, प्रॉपर हाइट है। बट अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे सेल्स की ग्रोथ ओवर हो जाए तो क्या होगा, वहाँ पे बल्जिंग आएगी, या फिर वो एरिया ना बड़ा हो जाएगा, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल लो, एक रूम है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी है 100 पर्सन्स की, आप उसके अंदर 100 पर्सन्स को डाल सकते हो। बट क्या होगा अगर आप वहाँ पे 200, 300, 400, 500, 1000 तक बंदे डाल दो, तो क्या होगा, एक के ऊपर एक गिरेंगे ना जाके। जब उसकी कैपेसिटी 100 पीपल्स की है तो वहाँ पे 1000 को कैसे आप एडजस्ट करोगे। इसी टाइप से हमारी बॉडी है, उसके अंदर सेल के लिए एक प्रॉपर ग्रोथ पैटर्न है, एक लिमिटेड ग्रोथ है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ होगी तो सेल्स एक के ऊपर एक गिरने लग जाएंगे उसी तरीके से। तो जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं ना, उनके पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या होता है बच्चों, अब यहाँ पे सेल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं, ये ग्रो करते जा रहे हैं। जब ये सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आने शुरू हो जाएंगे ना, यहाँ पे जैसे कि कांटेक्ट हो गया दो सेल्स का, तो उस टाइम पे ये ग्रो करना बंद कर देंगे। ठीक है, एक सेल था, ग्रो करके उसने जो माइटोसिस म्योसिस हैं, डिविजन्स होती हैं बॉडी के अंदर सेल साइकिल में, उसके बाद वो अपनी ग्रोथ करता है और बाकी के सेल्स बनाता है, डॉटर सेल्स। जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आएगा ना तो वो यहाँ पे ग्रो करना बंद कर देगा। इसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बंद हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी कि दो सेल्स जब आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो अपने ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। तो वहाँ पे ग्रोथ क्या होगी, हमारी लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ नहीं होगी। बट जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, वहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता ही नहीं। चाहे आप, अब जो ये कैंसर सेल्स है ना, इन सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, जिसकी वजह से ये बार बार डिवाइड करते रहते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास कितना स्पेस है, हमें कितना एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट नाम का वर्ड इनकी डिक्शनरी में नहीं होता। तो जो कैंसर सेल्स हैं बार बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सेस में सेल्स बना लेंगे। तो उसकी वजह से एक मास ऑफ सेल्स बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं, ट्यूमर। तो ये ट्यूमर कब बनता है, जो कैंसर सेल्स होते हैं जब वो बार बार डिवाइड करते रहते हैं। अब ये तो थी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है सेल्स के पास, उसको बोलते हैं हम टीलोमरेज एक्टिविटी। नॉर्मल सेल्स जो होते हैं ना बॉडी के, उनके पास टीलोमरेज एक्टिविटी नहीं होती। अब इसका मतलब क्या है, देखो, जब भी कोई नॉर्मल सेल है वो डिवाइड करेगा ना, एक सेल है वो दो डॉटर सेल्स में टूटेगा। ठीक है, तो अब मान लो कि जो पेरेंट सेल है उसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, वैसे ऐसा होता नहीं है बट एज्यूम कर लो ना क्या जा रहा है। तो जो पेरेंट सेल है उसकी हाइट है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। जब वो डॉटर सेल्स बनाएगा ना तो डॉटर सेल्स होंगे उसके 4 सेंटीमीटर के। ऐसा क्यों, देखो, मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है, जब ये डॉटर सेल्स बनाएगा ना तो उस टाइम पे क्या होगा, इसका जो ये एंड है, ये एंड ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होके सेपरेट होके इसकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं
कि इस सेल के पास टीलोमरेज एक्टिविटी एब्सेंट है। टीलोमरेज एक एंजाइम होता है जो बेसिकली टीलोमियर्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। टीलोमियर्स हमारे एंड्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, तो उन एंड्स को प्रोटेक्ट करने का काम जो करता है वो कैंसर सेल्स में करता है, नॉर्मल सेल्स में नहीं करता। नॉर्मल सेल्स के पास टीलोमरेज एक्टिविटी नहीं होती, इसीलिए जब ये सेल डिवाइड करेगा ना तो इसकी हाइट कम हो जाएगी, यानी कि इसका साइज़ छोटा होता जाएगा। अब मान लो कि एक सेल है, ये 5 सेंटीमीटर का था, डॉटर सेल्स बने 4 सेंटीमीटर के, ये फर्दर डिवाइड करेंगे तो बन जाएंगे 3 सेंटीमीटर के, फिर वो फर्दर डिवाइड करेंगे तो बन जाएंगे 2 सेंटीमीटर के, फिर 1 सेंटीमीटर के, फिर सेल बनेगा ही नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका साइज़ इतना छोटा हो चुका होगा कि ये फर्दर डिवाइड ही नहीं करेगा। तो नॉर्मल सेल्स के अंदर क्या होता है कि टीलोमियर जो एंड होते हैं वो ब्रेक होते जाते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का साइज़ जो होगा वो रिड्यूस होता जाएगा, और रिड्यूस होने की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा जब सेल की ग्रोथ अपने आप ही रुक जाएगी। बट अगर हम कैंसर सेल्स के अंदर देखें तो उनके पास हाई टीलोमरेज एक्टिविटी होती है, यानी कि जो उनका एंजाइम है, टीलोमरेज एंजाइम है, वो उनके टीलोमियर्स को प्रोटेक्ट करता है, टूटने ही नहीं देता। अब पेरेंट सेल की हाइट अगर 5 सेंटीमीटर है तो आने वाले सेल्स की भी हाइट 5 सेंटीमीटर ही होगी। इस तरीके से जो उनकी ग्रोथ है वो रुकेगी ही नहीं, क्योंकि सेल का साइज़ तो छोटा नहीं हो रहा ना, छोटा होके एक टाइम पे वो ख़त्म हो जाता है सेल। बट ऐसा इनके पास नहीं है। कैंसर सेल्स के अंदर हाई टेलोमरेज एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से इनकी जो सेल लाइन होती है वो इमोर्टल होती है। इमोर्टल मतलब अनश्वर, यानी कि ये सेल कभी भी ख़त्म नहीं होते, नष्ट नहीं होते, ठीक है। बट अगर हम नॉर्मल सेल्स की बात करें तो वहाँ पे मोर्टल सेल लाइन होती है, कि जो सेल्स हैं, एक सेल दूसरा सेल बना रहा है, दूसरा सेल फिर तीसरा सेल बना रहा है, तीसरा सेल फिर चौथा बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सेल लाइन। तो वो जो सेल लाइन होगी वो मोर्टल होगी, यानी कि अपने आप वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज, किसी न किसी पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाएगी। बट कैंसर सेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। तो हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, बट कैंसर सेल्स के पास नहीं होती। सेकंड थिंग कि टीलोमरेज एक्टिविटी नॉर्मल सेल्स के पास नहीं होती और कैंसर सेल के पास होती है, ठीक है। अब इन दोनों ही प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो कैंसर सेल्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड हो जाती है, जिसकी वजह से वो ट्यूमर की फॉर्मेशन कर लेंगे। अब ये ट्यूमर है, ऐसा तो नहीं होता कि किसी को अगर ट्यूमर हो गया है तो वो इंसान को कैंसर भी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ट्यूमर होता है ना वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बिनाइन ट्यूमर होता है ना वो कैंसरस नहीं होता, यानी कि वो बॉडी में एक जगह पे पड़ा रहता है। जनरली इसमें क्या होता है कि इसकी जो ग्रोथ है वो सिर्फ एक ही लोकेशन पे कन्फाइंड होती है, यानी कि वो दूसरे पार्ट्स में नहीं स्प्रेड ओवर होता, जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा। जैसे कि हमारी बॉडी के ऊपर मोल्स होते हैं ना, जो तिल होते हैं, वो भी एक टाइप का ट्यूमर है, बट वो बिनाइन ट्यूमर है, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। वो एक जगह पे है, वो वहीं रहेंगे, दूसरे हमारे सेल्स को इफेक्ट नहीं करेंगे। बट जो सेकंड टाइप का जो ट्यूमर है ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। बिनाइन ट्यूमर इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करता, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके जो सेल्स हैं ना वो कॉन्टीन्यूसली बहुत जल्दी जल्दी क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और आसपास वाले टिश्यूज़ के अंदर भी इन्वेड करेंगे, यानी कि घुस जाएंगे। ये एक ऐसे टाइप के आतंकवादी होते हैं जो किसी देश में अगर घुस गए, पहले एक स्टेट में जाएंगे, वहाँ पे दंगे मचाएंगे, फिर दूसरे स्टेट में जाएंगे, फिर शहर में जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे करके ना हमारी पूरी कंट्री के अंदर ये क्या करते हैं, टेरर फैलाने की कोशिश करते हैं। इसी टाइप से जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो अपनी लोकेशन से आसपास वाले सेल्स और टिश्यूज़ में घुस जाता है और वहाँ पे जाके क्या करता है, नॉर्मल सेल्स को भी कैंसर कोजिंग सेल्स यानी कि ओंकोजेनिक सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब कोई भी सेल है वो ग्रो कर रहा है, डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, तो उसे ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए ना। बिना खाए पिए तो हमें भी एनर्जी बहुत डाउन डाउन फील होती है ना, इसी तरीके से सेल्स को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। तो वो सेल्स क्या करेंगे, सारा न्यूट्रिशन तो वही खा जाते हैं, सारा न्यूट्रिशन तो उन्हीं को मिल जाता है। तो जो बेचारे हमारे नॉर्मल सेल्स होंगे वो बेचारे भूख से तड़प तड़प के मर जाएंगे। एक तो ये वैसे भी आसपास वाले सेल्स के लिए हार्मफुल होता है और दूसरा उनका न्यूट्रिशन भी ले लेता है। तो बेचारे हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं ना वो स्टारवेशन में चले जाते हैं। उन बेचारों के पास जो बोलो कि न्यूट्रिशन के लिए कुछ नहीं होता और सारा का सारा कहाँ चला जाता है, मैलिग्नेंट सेल के पास। इसमें एक वर्ड दे रखा है नियोप्लास्टिक।
नियोप्लास्टिक कुछ नहीं, ट्यूमर सेल्स को ही नियोप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं। अब देखो, कैंसर सेल्स ग्रो करते गए, अब उनका एक बहुत बड़ा गुच्छा सा बन गया। अब उसमें से क्या होगा, कुछ सेल्स झड़ते जाएंगे और झड़ के जो दूर की साइड्स हैं उनमें पहुंच जाएंगे थ्रू द ब्लड, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करता रहता है ना। तो उसमें क्या होगा कि कुछ सेल्स दूसरी डिस्टेंट साइट्स पे जाएंगे और वहाँ पे नए ट्यूमर सेल्स बना लेंगे, दूसरे सेल्स के अंदर इन्वेड करके। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। यानी कि जो मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी है वो सिर्फ मेलिग्नेंट ट्यूमर के पास होती है, M4 मेलिग्नेंट, M4 मेटास्टेसिस। और ये सबसे ज़्यादा फियर्ड प्रॉपर्टी होती है मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। क्यों? क्योंकि ये खुद तो डैमेज कर रही हैं, आसपास वाले नॉर्मल सेल्स को भी कैंसर कोजिंग सेल्स में कन्वर्ट कर रही है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, जिसमें कोई भी हेल्दी नॉर्मल सेल भी कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ट्यूमर्स दो टाइप के होते हैं, बिनाइन एंड मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो अपनी मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी की वजह से बहुत ज़्यादा डेंजरस ट्यूमर होता है। अब कैंसर की स्टेजेस होती है ना, स्टार्टिंग की स्टेज है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो जब हम बोलते हैं कि लास्ट स्टेज है, उस टाइम पे क्या होता है कि मेटास्टेसिस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल्स बेचारे बहुत कम बच जाते हैं और सारे के सारे सेल्स कैसे हो जाते हैं, कैंसरस हो जाते हैं। देन कम्स टू द टाइप्स ऑफ कैंसर। ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी आप पढ़ लो, क्योंकि काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि ये जो टिश्यू है या फिर ये ऑर्गन है, इसके कैंसर को हम कौन सा कैंसर बोलते हैं। बेसिकली जो कैंसर सेल्स होते हैं या फिर कैंसर होता है, सॉरी, 5 टाइप का होता है। एक होता है कार्सिनोमा, सेकेंड इज़ सार्कोमा, थर्ड इज़ मेलेनोमा, फोर्थ इज़ लिम्फोमा एंड फिफ्थ इज़ ल्यूकीमिया। इसके अंदर जो मेन है ना वो 3 होते हैं, एक तो कार्सिनोमा, सेकेंड सार्कोमा और लास्ट वन इज़ लिम्फोमा, सॉरी ल्यूकीमिया। तो ये हमारे मेन टाइप के कैंसर्स होते हैं। कार्सिनोमा बेसिकली जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ना स्किन का या फिर किसी भी बॉडी ऑर्गन का, तो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जब कैंसर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी स्किन है, ब्रेस्ट है, किडनी है, लीवर, लंग, पैंक्रियाज, ये सारे के सारे कैंसर किस टाइप के होते हैं, कार्सिनोमा टाइप के। सेकंड आ जाता है सार्कोमा। सार्कोमा देखो, सार्कोप्लाज्म, सार्कोमियर से कुछ याद आया, हम मसल्स से कोरिलेट करते हैं। तो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है ना, या फिर आप बोलो कि जो मसल्स का कैंसर होता है, वो भी उसको क्या बोलते हैं, सार्कोमा। जैसे कि हमारी बोन्स है, कार्टिलेज है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो उनका भी कैंसर और मसल्स का कैंसर, ये सारा का सारा उसको क्या बोलते हैं, सार्कोमा। थर्ड वन इज़ मेलेनोमा, स्किन कैंसर। मेलेनोमा को हम बस नेम अलग है स्किन कैंसर का, बट ये भी एक टाइप की कैटेगरी कार्सिनोमा की ही है। फोर्थ वन इज़ लिम्फोमा। लिम्फोमा कैंसर ऑफ जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसके कैंसर को हम लिम्फोमा बोलते हैं। लास्ट वन इज़ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया होता है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के लिए एक पर्टिकुलर टर्म दी हुई है, जैसे कि हमारे स्किन कैंसर के लिए मेलेनोमा दी हुई है ना, ऐसे ही ब्लड कैंसर के लिए जो टर्म होती है वो होती है ल्यूकीमिया। तो ये 5 टाइप के हमारे बेसिकली कैंसर्स होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आता है कोज ऑफ कैंसर। अब कैंसर होता कैसे है, क्यों होता है, ओन्कोजीन्स की वजह से होता है। यानी कि कार्सिनोजेनिक जो थिंग्स होती है ना, जो एजेंट्स होते हैं, कैंसर कोजिंग एजेंट्स को हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। ठीक है, कार्सिनोजेंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं हमारे पास, जिनको कार्सिनोजेंस बोलते हैं। कार्सिनोजेंस जो कैंसर कोज करेंगे और नॉर्मल सेल्स को ओंकोजेनिक सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब सबसे पहले आता है फिजिकल। फिजिकल के अंदर क्या होगा, देखो रेज होती हैं, जैसे कि हमारी आयनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। आयनाइजिंग रेडिएशंस जो होंगी वो होंगी एक्स रेज एंड गामा रेज, और जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होंगी वो होगी यूवी रेज। जो यूवी रेज या फिर जो ये आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारे डीएनए को डैमेज करती हैं। क्योंकि देखो हमारे डीएनए तो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है ना, तो यानी कि जो सेल्स होते हैं उनको ओन्कोजेनिक बनाने का काम करती हैं ये रेडिएशंस। अब देखो आप
कैसे याद करोगे कि आयनाइजिंग रेडिएशन एक्स रेज और गामा रेज होती हैं? अब देखो ये खुद अलग अलग हैं। आयनाइज करना क्या होता है? एक चीज़ को ब्रेक करके दो आयंस में तोड़ देना। अब ये रेज बेचारी खुद ही अलग अलग पड़ी हैं, तो यानी कि ये क्या कर रही हैं? आयनाइज। और दूसरा है नॉन आयनाइजिंग, यूवी। यूवी मतलब नाम इकट्ठा है ना। अब देखो ये खुद ही आयनाइज नहीं है, खुद ही एक साथ है, तो ये दूसरों को क्या आयनाइज करेगा? इसीलिए जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं उनका एग्जाम्पल होता है यूवी रेज। ठीक है। देन हमारे पास आते हैं केमिकल कार्सिनोजेंस। अब केमिकल कार्सिनोजेंस बहुत सारे होते हैं। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ टोबैको, स्मोक ये वगैरह दिया हुआ है, जो हम स्मोक सिगरेट वगैरह होती है उसके अंदर टोबैको होता है ना, तो वो केमिकल कार्सिनोजेंस है। बट उसके अलावा और भी बहुत सारे कार्सिनोजेंस होते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, आर्सेनिक, निकोटीन होता है जो सिगरेट के अंदर, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे भी हमारे क्या होते हैं? केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं। ये भी क्या करेंगे? कैंसर कोज करेंगे। अब जैसे कि टोबैको है, स्मोकिंग जो लोग ज़्यादा करते हैं उनको बेसिकली लंग कैंसर मिलता है, क्योंकि जितना भी वो स्मोक इनहेल करते हैं वो सारा लंग्स के अंदर ही तो जाता है ना, और वहाँ पे निकोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो लंग्स हैं उसके जो सेल्स हैं वो कार्सिनो ओन्कोजेनिक बन जाते हैं। तो जो ये केमिकल एजेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? केमिकल कार्सिनोजेंस। देन कम्स टू द बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या होते हैं? वायरसेस। अब जो वायरस कैंसर कोज करेंगे उनको हम बोलते हैं ओन्कोजेनिक वायरस। क्या बोलते हैं? ओन्कोजेनिक वायरस। यानी कि इनके पास ऐसे जीन्स होंगे जो नॉर्मल सेल को ओन्कोजेनिक सेल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं ना, उनके पास जो जीन्स होते हैं उनको बोलते हैं प्रोटोओन्कोजीन्स। अब प्रोटोओन्कोजीन्स को ओन्कोजीन्स में कन्वर्ट कौन करते हैं? ये एजेंट्स, यानी कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट। जो नॉर्मल सेल होगा ना, ये नॉर्मल सेल है, इसके पास क्या होंगे? प्रोटोओन्कोजीन्स। और जो हमारा कैंसरस सेल है उसके पास क्या होंगे? ओन्कोजीन्स। तो वो जो प्रोटोओन्कोजीन्स है वो जो ओन्कोजीन्स है उसमें कन्वर्ट होते हैं, उसके लिए उसे क्या चाहिए होते हैं? कुछ मीडियम चाहिए। और वो काम कौन करते हैं? हमारी या तो रेडिएशंस कर देती है, या कुछ केमिकल्स जो हम रेगुलरली अपनी डेली इनटेक कर रहे हैं, या फिर हमारे जो वायरसेस होते हैं वो भी कार्सिनोजेनिक होते हैं। ऐसी कुछ कंडीशंस के प्रेजेंस में जो नॉर्मल हमारे प्रोटोन को जीन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे कुछ कंडीशंस में, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ओन्कोजीन्स में। ठीक है। उसकी वजह से कैंसर हो जाता है। इसके बाद आता है हम कैंसर को डिटेक्ट कैसे करते हैं। अब अगर अर्ली स्टेजेस में हमें पता लग जाए ना कि इंसान को कैंसर है, तो उसको फिर भी ट्रीट किया जा सकता है उसके अंदर, क्योंकि थोड़े सेल होंगे जो कार्सिनोजेनिक होंगे, जो ओंकोजेनिक होंगे, तो उन सेल्स को क्या करेंगे? हम वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। बट अगर बहुत लेट पता लगता है ना कि इंसान को कैंसर है, तो बहुत देर हो चुकी होती है, उस टाइम पे कैंसर सेल्स उसकी पूरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से पर्सन को बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए 4 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज़ बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़, सेकंड इज़ रेडियोग्राफी, थर्ड इज़ सीटी स्कैन एंड फोर्थ इज़ एमआरआई। अब देखो बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ में क्या करते हैं? कोई भी बॉडी का टिश्यू का पार्ट लेते हैं, उसको थोड़ा सा कट करते हैं। अब पार्ट टिश्यू कोई भी ले सकते हैं, हम ब्लड ले सकते हैं, बोन मैरो ले सकते हैं, जहाँ पे सेल काउंट अच्छा खासा हो, तो वहाँ पे क्या होगा? अब मान लो किसी पर्सन को ल्यूकीमिया है, तो हम उसका ब्लड का पार्ट लेंगे ना। और अगर किसी को लंग कैंसर है तो थोड़ा सा वहाँ से टिश्यू लेंगे। जोन सा भी कैंसर अगर किसी पर्सन को डिटेक्ट करना है, या फिर कोई भी नॉर्मल उसके बॉडी का टिश्यू लेके, और वहाँ पे हम सैंपल के लिए क्या करेंगे? उसको कट करेंगे छोटे छोटे सेक्शंस में, और देन उसकी स्टेनिंग करके फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं। उसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़। बायोप्सी मतलब होता है टिश्यू लेना और उसको कट करना। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ होती है हिस्टोलॉजी परफॉर्म करके, यानी कि स्टेनिंग वगैरह करके, प्रोसेसिंग करके उस टिश्यू की, देन उसको क्या करना? माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना। वहाँ पे क्या पता लग जाता है कि ये नॉर्मल सेल है या फिर ये एक्टिवली डिवाइड कर रहा है, कितना इसका ग्रोथ पैटर्न है, वो बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज से हमें पता लग जाता है। सेकेंड वन इज़ रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में देखो क्या होता है कि हम एक्सरेज यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से हम डिटेक्ट एक्सरेज को डालते हैं उस टिश्यू के ऊपर,
अब यहाँ से ये भी बात आती है कि जो एक्स रेज होती है मैम, वो तो क्या होती हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, तो वो तो बंदे को कैंसर कर देंगी, बट ऐसा नहीं होता। जो हम डिटेक्शन के लिए एक्स रेज यूज़ करते हैं ना, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम रखते हैं, बहुत कम इंटेंसिटी का एक्सरे हम लेते हैं बॉडी का, और उससे वहाँ पे एक 2D इमेज बनती है। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, किसी को कफ कोल्ड होता है तब भी तो एक्सरे कराते हैं ना। सो सर्टेन केसेस में रेडियोग्राफी यूज़ करते हैं। देन आता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी टेस्ट। इसके अंदर किसी भी ऑर्गन या एक्सरे है, उसमें तो सिर्फ बाहर के ऑर्गन की पिक्चर आती है, ठीक है, बट सीटी स्कैन के अंदर हमें 3D इमेज मिल जाती है ऑब्जेक्ट के या ऑर्गन के अंदर की, बाहर की, ऊपर नीचे, हर डायरेक्शन से हमें 3D इमेज मिल जाएगी सीटी स्कैन के अंदर। तो रेडियोग्राफी से बेटर सीटी स्कैन है। देन जो लास्ट टेक्निक आती है वो होती है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे सेफ कौन सी टेक्निक है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, तो बच्चे वो MRI होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर ना मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके, और कुछ कम इंटेंसिटी की नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस भी यूज़ होती हैं, तो उससे भी कैंसर की जो डिटेक्शन होती है वो हो सकती है। और सबसे सेफेस्ट जो टेक्निक है वो हमारी MRI होती है, क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशंस भी नहीं यूज़ करते जो हमारे सेल्स को आयनाइज कर दे, या फिर इसमें कुछ कट नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो सबसे सेफेस्ट टेक्निक MRI होती है। ये तो था डिटेक्शन। अब डिटेक्शन के बाद डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस में देखो क्या होगा कि अब हमारे पास एक इम्यूनिटी नाम का हथियार होता है। हमारे पास इम्यूनिटी होती है ना बॉडी के अंदर, तो वो इम्यून सिस्टम हमारा क्या करेगा कि जो बाहर से फॉरेन चीज़ें आती हैं या फिर जो कोई भी कहीं पे गलत एक्टिविटी होती दिखाई देती है, उन सेल्स को जाके किल कर देता है, जो हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम होता है। अब जो एंटीजेंस हैं, यानी कि अगर मान लो हमारे पास कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस हैं, तो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हम पर्सन को दे सकते हैं, ताकि वो एंटीबॉडीज़ क्या करें, जाके जो कैंसर कोजिंग सेल्स हैं उनको किल कर दें, उन एंटीजेंस को। तो यहाँ पे हम डायग्नोसिस तरीके से भी कर सकते हैं, और डिटेक्शन में भी यूज़ होता है ये। अब किसी पर्टिकुलर टाइप के कैंसर की आपने एंटीबॉडीज़ दी हैं, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा ना बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे उस चीज़ से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो ये एंटीबॉडी थी ये इस पर्टिकुलर कैंसर सेल के लिए थी या नहीं थी। तो वहाँ से भी इसको डिटेक्शन में भी यूज़ करते हैं, और इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके बाद कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टेक्निक्स भी हैं जो कैंसर जीन्स को, यानी कि जो उनको जीन्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए होती हैं। अब कोई पर्सन है, अगर उसको कैंसर है ना, तो उसके इनहेरिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि अगर उसके बच्चों को भी कैंसर हो जाए कभी इन फ्यूचर, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो वहाँ पे उन जीन्स को, कैंसर कोजिंग जीन्स को डिटेक्ट किया जा सकता है कुछ मोल बायो की टेक्निक्स लगा के, ताकि वो जीन्स जो आइडेंटिफाई हो जाए, जिससे पता लग जाए कि ये जो कैंसर है वो इनहेरिट है या नहीं है। और जब हमें पता लग जाएगा कि जो ये पेरेंट है इनको कैंसर है और आने वाले बच्चे के अंदर कैंसर हो सकता है, तो उन जीन्स का जो बेबी है उसके अंदर प्री डिस्पोजल कर देते हैं, या कि उनको ख़त्म करा देते हैं। कोई भी इंडिविजुअल है, उसको अगर कोई खतरा है किसी चीज़ से, मान लीजिए कि उसके फादर को लंग कैंसर था और आने वाले बच्चे में खतरा हो सकता है, तो उसको जनरली एडवाइस किया जाता है कि ऐसी चीज़ें जो लंग कैंसर करे आप उनसे बच के रहना, जैसे कि स्मोकिंग वगैरह है। तो उस केस में हम वहाँ पे अगर प्री डायग्नोज हो जाए, प्री डिटेक्शन हो जाए कि बंदे को कैंसर हो सकता है, तो उसको हम बचाव के लिए ये तो सजेस्ट कर सकते हैं ना कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहना, अल्कोहल से, स्मोकिंग से, ये सब गंदी आदतों से दूर रहना, क्योंकि आपके अंदर वो जीन्स हैं जो अगर आप ये सब इनटेक करोगे तो एक्टिवेट होके कैंसरस बन जाएंगे। तो उस कंडीशन में हम पर्सन को फिर भी थोड़ा बहुत बचा सकते हैं कैंसर से। देन आता है कैंसर का ट्रीटमेंट। अब कैंसर को ट्रीट करने के लिए 4 टाइप की थेरेपीज़ यूज़ होती है। एक होती है सर्जरी, सेकंड इज़ रेडिएशन थेरेपी, थर्ड इज़ इम्यूनोथेरेपी एंड फोर्थ इज़ कीमोथेरेपी।
इन 4 अलग अलग मेथड से हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। देखो सर्जरी में तो क्या होगा, सर्जरी का मतलब तो आपको पता ही है, काटना पीटना, यानी कि अगर किसी टिश्यू के अंदर, किसी ऑर्गन के अंदर अगर हमें कैंसर मिलता है तो उसको वहाँ से कट करके सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि जो पर्सन के और सेल्स हैं, बाकी के सेल्स, वो कार्सिनोजेनिक ना बन जाएं, तो वहाँ पे उस टिश्यू को वहाँ से रिमूव कर देते हैं। सेकेंड इज़ रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी के अंदर क्या होता है, इसको रेडियोथेरेपी भी बोलते हैं। इसमें हाई इंटेंसिटी की रेडिएशंस उस सेल के ऊपर, उन टिश्यूज़ के ऊपर डाली जाती है जिनको कैंसर है। अब वहाँ से उनका क्या कर देते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं रेडिएशंस की हेल्प से, उसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं। थर्ड इज़ इम्यूनोथेरेपी। देखो इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, पेशेंट को ना ऐसी चीज़ें दी जाती है जो उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करे, यानी कि आप, अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे पास कुछ इंटरफेरोन्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं एंटीबॉडीज़ बनाने में जो हेल्प करते हैं। तो जनरली क्या किया जाता है, जो पेशेंट है उसको अल्फ़ा इंटरफेरोन्स दिए जाते हैं। ये क्या करेंगे, उसके इम्यून सिस्टम को जाके मॉडिफाई करते हैं, उसके पास उसको एक्टिवेट करते हैं, ताकि वो पहले से ऐसी एंटीबॉडीज़ बना के रख ले अपने पास जो कि कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेगी, यानी कि वो उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं कि भाई हमारे पास और कुछ नहीं है, अब तुम्हें खुद ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तुम जाओ और ऐसे ऐसे सेल्स को ढूंढ ढूंढ के मार दो जो कि आपको बीमार कर सकते हैं। देन आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, ये बहुत, मतलब आप ये बोलो कि इससे बॉडी को लॉस बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं बहुत सारी होती है, मेजर जो होती है वो 2 ड्रग ज़्यादा यूज़ होती है, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। ये 2 ड्रग्स के नाम है, ठीक है। इनको आप एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे डाल सकते हो या लर्न रख सकते हो कि कीमोथेरेपी ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं ये। अब इन ड्रग्स से क्या होगा, देखो वैसे तो ये ड्रग क्या होती हैं, एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होती हैं। कैंसर सेल्स भी तो एक्टिवली ग्रो करते हैं ना, जिनकी मतलब कोई लिमिट नहीं होती ग्रो करने के, बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। उन सेल्स को किल करने के लिए ये कीमोथेरेपी ड्रग्स यूज़ होती हैं। बट हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ नॉर्मल सेल्स भी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रैपिडली डिवाइड करते हैं, लाइक हमारे हेयर के सेल्स, हमारे ब्लड के सेल्स बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होते हैं और बहुत जल्दी नए सेल्स बनते हैं। तो वहाँ पे वो सेल्स भी तो एक्टिवली ग्रोइंग है ना। ये जो ड्रग्स होती है ना, इनका साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये उन सेल्स को भी जाके डिस्ट्रॉय कर देती है। इस वजह से जो पर्सन कीमोथेरेपी लेते हैं ना, उनके बाल झड़ जाते हैं, या फिर उन्हें समटाइम्स एनीमिया भी हो जाता है, यानी कि जो उनके रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है थोड़ी बहुत, तो उस केस में एनीमिया भी हो जाता है। तो जो कीमोथेरेपी है ना, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो जो सबसे सेफेस्ट होती है वो या तो सर्जरी होती है या इम्यूनोथेरेपी होती है, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी में तो आपका इम्यून सिस्टम ही बूस्टअप हो रहा है और सर्जरी में वो ऑर्गन ही आपका निकाल देंगे। बट कभी कभी कुछ ऐसे टाइप का कैंसर होता है जिसके अंदर सर्जरी नहीं परफॉर्म कर सकते, ब्लड कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में, तो वहाँ पे उस केस में कीमोथेरेपी दी जाती है। और रेडिएशन थेरेपी में भी होता है कि देखो एक सेल है जो हमें पता है कि ओंकोजेनिक है, अब उस सेल को तो डिस्ट्रॉय कर ही कर रहे हैं रेडिएशन से, आजू बाजू के सेल्स का ध्यान तो रखते हैं कि वो डिस्ट्रॉय ना हो, उनके ऊपर कोई इफेक्ट ना जाए, बट फिर भी समटाइम्स क्या होता है, आसपास वाले सेल्स को फिर भी थोड़ा बहुत खतरा होता है रेडिएशन से, हाई इंटेंसिटी के रेडिएशन जब यूज़ कर रहे हैं। तो उस केस में नॉर्मल सेल्स को थोड़ा बहुत डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो वैसे तो जो सेफेस्ट है वो इम्यूनोथेरेपी और सर्जरी होते हैं, बाकी ये 4 टेक्निक्स हम कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आ जाओ प्रिकॉशंस पे या प्रिवेंशंस पे। अब देखो हमें पता है कि इन चीज़ों से कोई भी केमिकल्स ऐसे हैं जो हम रेगुलर या तो खाने पीने की चीज़ों में ले रहे हैं या फिर हम अब्यूज़ कर रहे हैं, ड्रग्स है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सारी हैबिट्स हैं, तो इनकी वजह से भी तो केमिकल का इंटेक कर ही रहे हैं ना जो हमारी यूथ जनरेशन है। तो वहाँ पे इन चीज़ों को अगर रोक दें तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अब बीमारियाँ तो होंगी, कुछ ऐसी हैं जो इनहेरिट होती है, उन्हें तो हम रोक नहीं सकते,
बट जो हमारे हाथ में है उन्हें तो हम रोक सकते हैं ना। इस तरीके की बेकार आदतों में ना पड़ के, ऐसी हैबिट से दूर रह के, और अगर हमें प्रॉपर नॉलेज हो कि हाँ इन चीज़ों से हमें डैमेज हो सकता है, हमारी बॉडी को नुकसान है, तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए ना। तो इन चीज़ों को ही आप ध्यान में रख के, कोई भी बीमारी है, कैंसर नहीं कोई भी बीमारी है, उससे अपने आप को बचा सकते हो। तो प्रिवेंशन में आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। If you have any doubt, then you can ask me in the comment section. If you like the video, please hit the like button, press the bell icon and subscribe to our channel. Thank you.